पूरे शरीर के समस्त नाड़ी तंत्र को ठीक कर रहे होते हैं। जब आप ऐसे हाथ उठाते हैं ना ऐसे, अब ये हाथ आपकी नज़रों में यूं उठा है, लेकिन शरीर का बहुत जोर लगा हुआ है इसमें। कहाँ से जोर लगा हुआ है? तो खोपड़ी से पहले ऊपर से सूचना गई है, नर्व सिस्टम ने उसको इंडिकेट किया, ब्रेन का जो सेंसेशन है वहाँ से हाइपोथैलेमस एवं अमीन डागला, ये जो ऑर्गन ऊपर के जो तंत्र है, इन्होंने कंट्रोल करके भेजा सूचना कि हाथ उठाने हैं, या हाथ उठे। हाथ उठा करके अब रोकने की बारी आई तो उन्होंने निर्देश दिया मांसपेशियों को, जी मांसपेशियां अपनी मजबूती बनाए रखें, क्योंकि मांसपेशी के बिना ये ठहर नहीं सकते। अब यहाँ होल्ड कराने के लिए, ब्लड को तेज करने के लिए फिर ऊपर से निर्देश जाता है, ब्रेन फिर निर्देश देता है हृदय को कि गति बढ़ा दे, तू तेरा तेज सांस को गति मिलती है कि सांस तेज कर। सांस तेज करेगा तो हृदय को ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तभी आप रोक पाएंगे। थोड़ी देर में हाथ हट जाएंगे, तुरंत ही हटने लगेंगे, थकने लगेंगे, आप परेशान होने लगेंगे, छोड़ छाड़ देंगे इसको, समझ रहे? हाथ दुखने लग जाएंगे। हाथ दुखने लग जाएंगे तो ऊपर से फिर आपको स्टेमिना वाला शब्द वहाँ से ऊपर से ब्रेन फिर कहेगा नहीं नहीं रोक ले। फिर ऊपर से ब्रेन इमोशंस वाला में आ जाएगा, देख सारी कर रहे हैं तू क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। फिर वो कह देंगे नहीं अपने क्या फर्क पड़ता है, अपने कौन सा करना है, मेरे से थोड़ी होता है, मैं थोड़ी कर सकता हूँ। मतलब बहुत सारे ब्रेन के अंदर ये पंगेबाजी चलती रहती है। पूरा न्यूरॉन्स जो है वो अपनी काम करते हैं, हार्मोन्स अपना काम करते हैं, मांसपेशियाँ इसमें काम करती है, हड्डियाँ काम करती है, नाड़ियाँ काम करती है, हृदय काम करता है, फेफड़े काम करते हैं। है तो कुछ भी नहीं, देखने में तो ये क्रिया कुछ है ही नहीं, हाथ ही तो रोक रखा है, कोई लंबा चौड़ा मैकेनिज्म। आप बाहर वाले व्यक्ति को तो कुछ नहीं दिख रहा, क्या कर रहे हो, हाथ खड़े करे हुए हैं। अब भीतर कितना भूचाल मचा हुआ है वो तो वही जानता है, जो थोड़ी देर और रोकेंगे तो कितना भूचाल आ जाएगा, समझ रहे? तो ये हर एक एक्टिविटी, नीचे करो, हर एक एक्टिविटी जो है अपने आप में इसमें पूर्ण और पावर से भरी हुई है। चेंज कर लें पोजीशन थोड़ी सी, इसमें आ जाए। अब इसमें केवल पैर को सीधा कर लें, केवल पैर को सीधा कर लें, ऐसे होल्ड कर लें, एक पैर को सीधा पीछे और सीधा करके पीछे रोक लें। घुटने आदि के नीचे जिनके चुभता है ना, तो उनके नीचे कोई कपड़ा आदि लगा लिया करें मोटा, जिससे कि चुभे कम। दूसरे पैर से कर लें ऐसे, और फिर सामने की तरफ हाथ को निकाल लें ऐसे, अपोजिट हाथ निकलेगा, ठीक है, ये उसी साइड का ना निकालें, अपोजिट हाथ को निकाल लें, रोक लें। अब ये क्या है, वैसे देखा जाए तो ये अभ्यास कोई ज़्यादा पावर वाला नहीं है, लेकिन बैलेंसिंग क्या है कि हाथ और पैर एक एक हाथ और पैर पे आने के कारण आपको माइंड को बराबर काम करना पड़ता है। आप इधर उधर ही नहीं तो देख सकते हैं, ना ही सोच सकते हैं कुछ, केवल यहीं टिके हुए रहेंगे आप। दूसरी साइड से भी वैसे ही अभ्यास कमर का है, लेकिन ये ब्रेन का भी है, पूरे शरीर का भी है, संतुलन का भी है, स्टेमिना का भी है, स्ट्रेंथ का भी है, श्वास का भी है। अभी थोड़ी देर में सांस तेज होने लग जाएगी आपकी। फिर दूसरी साइड से श्री कृष्ण गोविंद रिलैक्स कर लेंगे। जिनके घुटने ऐसे मुड़ पाते हैं वो घुटनों को मोड़ लें, थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाएंगे, फॉरवर्ड बैंड। जिस पोजीशन में आप हैं उस पोजीशन में हाथों को जब आगे की तरफ आप कर देंगे तो इसका नाम शशांकासन हो जाएगा। थोड़ी देर इसी स्थिति में रुक लें, लेकिन जिनके घुटने आदि में ज़्यादा दर्द है और जो रुक नहीं पाते हैं वो सुखासन में बैठ करके भी अभ्यास कर सकते हैं।
जिस पोजीशन में आप रुके हुए हैं तो इसी पोजीशन में कुछ देर रुके रहें और पूरा ध्यान अपने श्वास के आने जाने या कमर आदि में जो खिंचाव पड़ रहा है उस पर, पैरों पर जो दबाव है, पेट पर जो दबाव है उस पर। फिर रिलैक्स करेंगे, हल्का ऊपर हो जाएंगे, ऊपर होकर के थोड़ा पीछे की तरफ ऐसे, क्योंकि जब आप सामने की तरफ गति में रहते हैं तो ऐसी स्थिति में कमर जो है सामने की तरफ झुकी होने के कारण कुछ देर में थोड़ा दर्द आदि होने लग जाता है, या कड़ापन जिनकी कमर आदि में जाता है तो थोड़ा सा उनको तकलीफ आती है। तो उतना ही जब आप वापस रीसेट कर लेते हैं तो ये वापस संतुलित हो जाती है। वापस आगे ऊपर पोजीशन में पैरों की एड़ियां ऐसे पकड़ लें, यहाँ से पैर थोड़े बहुत चौड़े रख सकते हैं, जिनको आगे बैठने में दिक्कत आती है ना, तो हल्के से घुटनों को चौड़ा रख करके भी आगे की तरफ झुकना, इसमें भी पैरों को थोड़ा व्यवस्थित करके, और ज़्यादा अपसेटिंग अगर हो रही हो शरीर में तो उसको ठीक कर सकते हैं। इसमें थोड़ा श्वास हल्का सा बढ़ता है, कमर में खिंचाव पड़ता है, पेट में दबाव, फिर रिलैक्स कर लेंगे। अब यही अभ्यास जो है कुछ लोगों से जैसे नहीं हुआ या करने में असहज था। अभ्यास अगर एक तो होता है अभ्यास को करना और एक दूसरा होता है अभ्यास को साधना। जो व्यक्ति इस अभ्यास में 5 मिनट 10 मिनट रुकता है तो इसका मतलब अभ्यास सदा हुआ। ज़्यादा देर भी 5-10 मिनट अपने एक साथ देखें जो 2 घंटे तक इसी स्थिति में एक स्थिति में रह सकते हैं, तब ये साधना बन जाती है। और थोड़ा सा अभ्यास को करना तो मतलब हमने केवल थोड़ा सा सीख लिया, लेकिन उससे आप कहें कि मेरे को कोई बहुत बड़ा लाभ मिल जाए तो लाभ नहीं मिलते हैं। इसलिए ज़्यादातर हम लोग योग करते हैं, ज़्यादातर लोगों को लाभ मिलता ही नहीं है, इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। लाभ तब मिलता है जब एक ही आसन सज जाए, एक ही, मैं पूरे आसनों की बात ही नहीं करता, 5-4 आसन ही अगर साध लें तो कल्याण हो जाता है, जैसे इसमें है अभी। लेकिन अब बहुत सारे लोग जैसे घुटने में दर्द वाले हैं तो मोड़ नहीं सकते, कुछ लोग मोड़ेंगे थोड़ी देर में तकलीफ आने लग जाएगी, समझ गए? तो उनके लिए दूसरा अभ्यास है, चेंज कर लें इस पोजीशन को। ये अभ्यास चुना इसलिए क्योंकि ये सारे शरीर पर काम करने वाला अभ्यास है। तो सीधे लेटकर अभ्यास करेंगे, अभ्यास बन जाएगा कौन सा? पवन मुक्तासन। तब ये अभ्यास सारे कर सकते हैं। सीधे लेटे, सीधे लेट करके आप इस अभ्यास को जब करते हैं तो सारे कर पाएंगे इसको। ये अब पोजीशन बड़ी परफेक्ट आ गई है सबके लिए। तो इसमें इसी अभ्यास को करने के लिए दोनों पैरों को फोल्ड कर लेना। अभ्यास अभी वाला ही है, अभ्यास अभी वाला ही, हालांकि इसमें बहुत सारी चीजों में परिवर्तन भी आ जाता है। धीरे धीरे करके पैरों को पकड़ लें, जितना पैर टाइट हो पाते हैं उतना पैरों को पकड़ें और अपने वाल टाइट रखें, नीचे वाले वालों को ज्यादा टाइट रखें जिससे कि वायु विकार ना करें, क्योंकि ये सिर्फ वायु छोड़ने का अभ्यास नहीं है, जैसा कि इसके नाम में पवन मुक्त करता है। हाँ, ये सब पवन मुक्त, इसका ना मतलब ये नहीं कि पवन मुक्त करते रहो आप लेट लेट कर। हाँ,
ऐसा नहीं है। इस अभ्यास के अंदर आंतों पर दबाव पड़ने के कारण से आंतें जो है उनको ये ठीक करता है। आंतें वायु का स्थान, ज़्यादा बड़ा स्थान है, आंतों में वायु ज़्यादा ठहरती है। अब वायु के रोग कौन से हैं? तो जितने भी दर्द जितने भी होंगे, चाहे घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, हाथ में दर्द, कंधे में दर्द, पैरों में दर्द, पेट में दर्द, पैरों की नसों में तकलीफें, ये समस्त विकार जो हैं वो सारे के सारे वात रोग बताए गए हैं। इवन पैरालिसिस जो है उसको भी वात रोग ही बोला गया है। ये सारे वात रोग हैं। वात रोग, अर्थराइटिस जो होता है, गठिया जो होता है, वो भी वात रोग है। उंगली में अगर दर्द होता है, उंगली अगर जकड़ गई है, जॉइंट्स अगर उसका, अर्थात हमारे शरीर के समस्त जोड़ों में जो भी तकलीफ आएगी तो उसको वात रोग बताया जाएगा। योग की भाषा में, आयुर्वेद की भाषा में वात रोग है। फिर पैरों को वापस रिलैक्स करते हैं, छोड़ दें और पैर पूरे सीधे भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं। अभी जो पहले थोड़ी देर पहले अभ्यास नहीं कर पा रहे थे वो ये अभ्यास करेंगे, कर सकते हैं, मतलब सारे कर सकते हैं इसको। अब किसी के पेट थोड़े बड़े हैं या थोड़े पैरों में जकड़न ज़्यादा है, दोबारा फिर पकड़ लें, तो वो लोग थोड़ा अभ्यास को कम कर पाते हैं या कम समय तक रुक पाते हैं। अब जब इसमें पैरों को आप अच्छी तरह से कंप्रेस करते हैं, धीरे धीरे करके पैरों को टाइट कर लें। जब आप पैरों को टाइट रखते हैं अपनी क्षमता अनुसार, हर एक का अपना शरीर, कमर की जकड़न अकड़न उसके हिसाब से जितना आप पैर आराम से रोक सकते हैं उतना। ये नहीं कि देखा देखी आप बहुत ज़्यादा पैरों को खींच कर कमर में दर्द करें, क्योंकि ये अभ्यास कमर में खिंचाव पैदा करता है। इसलिए कमर को ठीक करने वाला अभ्यास भी है, पैरों को ठीक करता है। साइटिका आदि के दर्द नहीं होते हैं और दर्द हल्के फुल्के हैं तो उसको ठीक कर देगा। अब ये पेट पर इसके जो प्रभाव हैं वो लीवर पर, आंतों पर, किडनी पर, आप यूट्रस, ओवरीज, यूरिनरी ब्लैडर, ये सारे अंग इसके जद में हैं। तो उन अंगों के अंदर कोई अवरोध है, ब्लॉकेज है, आकाश तत्व की कमी है, वहाँ पर उसको ये ठीक करने में सहायक है। वायु की, प्रकुपित वायु को ठीक करने वाला है, कम वायु है तो उसको ठीक करने वाला है। फिर वापस पैर वापस सीधे। जब आप पैर छोड़ते हैं तब आप चैन की सांस लेते हैं, बड़ा अच्छा फील होता है। लेकिन तभी फील होता है जब आप पैरों को पकड़ लेते हैं वापस, अन्यथा तो आप थोड़ी देर में वैसे परेशान होने लग जाते हैं। तो पैरों को पकड़ें। अब जब आप पैरों को इस तरीके से वापस पकड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में होता क्या क्या है, तो एक रक्त का प्रवाह जो है वो आपका पूरी तरह से इकट्ठा हो जाता है एक ही जगह पर। कहाँ पर? तो ये जो इसका केंद्रण है वो ज़्यादातर हमारे ऊपरी अंगों में आ जाता है, यानी कि चेहरा, छाती, ब्रेन, इस साइड में रक्त का प्रवाह बढ़ जाएगा। नीचे हमने इसको लॉक कर दिया, यानी कि पैर जब मोड़ लेते हैं तो हमने रक्त प्रवाह को लॉक कर लिया। और जो आपका जंघाएं हैं उसके नीचे के हिस्से पर दबाव पड़ने के कारण उस जगह से बड़ी जो हमारी ब्लड ले जाने वाली आर्टरीज जो होती है उन वहाँ से हम लोग उनको रोक लेते हैं। रोकने के कारण ये उधर से रक्त प्रवाह बंद हो गया। अब रक्त का प्रवाह चेहरे की तरफ ज़्यादा, हृदय की तरफ ज़्यादा, कंधों की तरफ, हाथों की तरफ ज़्यादा हो गया। और जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे, वापस पैर छोड़ दें, अब छोड़ते ही ये रक्त का प्रवाह वापस पैरों की तरफ बहुत स्पीड से जाएगा, पेट के निचले हिस्से से उधर की तरफ पूरा जाएगा। तो इसलिए उन जगहों पर रक्त की अगर कहीं अवरोध है, नाड़ियों में कोई विकार है तो वो ठीक हो जाता है। इस प्रकार से ये अभ्यास जो है बहुत बड़े मैकेनिज्म में काम करते हैं। ये सोचें कि थोड़ा बहुत कोई इनमें है, तो ऐसा नहीं। एक अभ्यास और कर लेंगे मरकट आसन का थोड़ा सा। ये मरकट आसन में घुटनों को दाएं बाएं, अच्छा घुटनों को केवल रोकें थोड़ा सा, फिर इस अभ्यास को महसूस कर लें। मरकट आसन भी कैसे कहते हैं इसको, सव उदर आकर्षण आसन भी बोलते हैं इसको। इसी प्रकार से घुटने पे घुटना, कंधा टिके हुए, गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में, और एक घुटना जो जमीन पर टिका हुआ, दूसरा घुटना घुटने के ऊपर टिका हुआ, पंजा पंजे के ऊपर टिका हुआ, और पोजीशन थोड़ी सी तिरछी। थोड़ी देर आप इसमें रुकेंगे तो श्वास आपका तेज गति से बढ़ने लग जाएगा। तो ये भी खिंचाव और रिलैक्सेशन के माध्यम से नाड़ी विकारों को ठीक करता है। शरीर में जितने भी विकार हैं वो ज्यादातर नाड़ी विकार ही। फिर दूसरी साइड से करना। पहले अगर आपने
राइट साइड से किया है तो फिर लेफ्ट साइड में घुटनों को ले जाएं। कुछ देर उसी पोजीशन में टिके रहें। फिर वापस बीच में आ जाएं, फिर पैर सीधे कर दें, फिर रिलैक्स कर लें। हम इसी इसी पोजीशन में, अच्छा, अपने अपने मोबाइल जो है वो साइलेंट मोड पर डाल दें, जिससे कि आप